वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। अगर आप यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के सीरीज़ का ये पार्ट 11 वीडियो है। ठीक है, 11 पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मूल संरचना में शामिल है। Which of the following are included in the basic structure of the Constitution of India? बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूडेड है, यानी मूल संरचना में क्या क्या इंक्लूडेड है। कह रहा है पहला, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। तीसरा, समानता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। और चौथा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ओके, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी कह रहा है ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी कह रहा है 1 to 3 और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो हमारा जो आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। डी हमारा करेक्ट आंसर है। डी करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि ये जो चारों अभी हम लोग को दिए गए हैं यहाँ पर स्टेटमेंट, ये जो चारों के चार हैं ये मूल संरचना में शामिल हैं। संविधान की सर्वोच्चता, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा और समानता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और फ्री फेयर इलेक्शन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत की संविधान की मूल संरचना में शामिल है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में ये इंक्लूडेड है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने ध्यान दिलाया यानी किसने पॉइंट आउट किया कैबिनेट एक ऐसा हाइफन है जो उस बकले, यहाँ देखिए बकले नहीं है बकल है, इसको इग्नोर करिएगा आप। बकल का मतलब आप समझ रहे होंगे। बकल का मतलब जैसे कि एक बेल्ट में जो बकल होता है, ओके, बेल्ट में जो बकल होता है जो जोड़ता है दो किनारों को, उस बकल की मैं बात कर रहा हूँ। से जुड़ता है जो कार्यकारी और विधायी विभागों को एक साथ बांधता है, कार्यकारी और विधायी विभागों को। कौन? कैबिनेट। ये कौन पॉइंट आउट किया था? हु पॉइंटेड आउट द कैबिनेट इज हाइफन दैट जॉइंस द बकल दैट बाइंड्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स टुगेदर। तो ये कौन कहा था ये लाइन? पहला कह रहा है बागेट। अब देखिए बागेट का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें इनको बागेट भी बोला जाता है और अगर कई लोग के द्वारा ये बागेट नहीं बाजेट कहा जाता है। बाजेट जो जी है उसको ग नहीं, कई लोग ज पढ़ते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों नाम जान लीजिएगा। दूसरा हमारा ऑप्शन है वो है जेनिंग्स और तीसरा ऑप्शन हर्बर्ट मॉरिसन और चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है HRG ग्रीव्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बागेट। ठीक, इन्होंने ही कहा था कि कैबिनेट जो है वो एक ऐसा बकल से जुड़ता है जो कार्यकारी और विधायी विभागों को एक साथ बांधता है। ठीक है, अब जो बागेट के बारे में बता दूं तो जो बागेट थे वो एक जर्नलिस्ट थे और बिजनेसमैन थे और ये इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लिखते थे। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघीय प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है। ऑन विच कंट्रीज मॉडल इज़ द इंडियन फेडरल सिस्टम बेस्ड। इंडियन फेडरल सिस्टम यानी भारतीय संघीय प्रणाली किस कंट्री के मॉडल पर बेस्ड है। पहला ऑप्शन कह रहा है USA अमेरिका और दूसरा ऑप्शन कह रहा है ब्रिटेन, तीसरा कनाडा और चौथा कह रहा है फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है सी कनाडा। ये जो है कनाडा जो है उसके मॉडल पर हमारे देश का जो इंडियन जो फेडरल सिस्टम है वो बेस्ड है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कनाडा का जो संघीय प्रणाली है एक तरह से कहा जाए, जो उनका फेडरल सिस्टम है उसमें सेंटर को ज़्यादा पावर है, यानी कि जो केंद्र है वो ज़्यादा पावरफुल है और ऐसा ही कुछ हमारे संविधान में भी रखा गया है। तो उसी से इंस्पायर्ड है, उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या है? सी कनाडा। अब चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला ऑप्शन कह रहा है विलियम बेंटिंग, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वारेन हेस्टिंग, तीसरा कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा ऑप्शन कह रहा है सर जॉन शोर। तो करेक्ट आंसर वो है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, यानी पहले गवर्नर जनरल। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, जो प्रस्तावना है प्रिएम्बल है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है, यानी हम लोग को गलत कथन चुनना है, गलत कथन पकड़ना है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विच विद रेस्पेक्ट टू प्रिएम्बल ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के संबंध में ये कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला जो है वो स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू करने योग्य है, यानी जो प्रीएम्बल इज़ एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि प्रीएम्बल को कोर्ट में उसके ऊपर मतलब बात की जा सकती है, इस तरह से कहा जाए उसको कोर्ट में वो जस्टिफाइबल है ऐसा कह रहा है। लेकिन बात बता दूं कि जो पहला वाला ऑप्शन है वही गलत ऑप्शन है जाता है, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। ऐसा नहीं है, प्रस्तावना जो है वो कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, अदालत में इसके ऊपर मतलब एक तरीके से कहा जाए बहस नहीं की जा सकती है, ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। ठीक, तो हमारा आंसर तो ए हो जाता है, लेकिन हम आगे के ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे। जो ख कह रहा है वो उसमें कह रहा है कि इसमें भारतीय राज्यों की प्रकृति को दर्शाया गया है। इट डिपिक्ट्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। देखिए यहाँ पे राज्यों, जी हाँ ये है, ये नहीं था ये है, तो हम लोग का नहीं वाला जो था वो हमारा आंसर था, यानी जो ए आंसर है। लेकिन हम लोग आगे का भी देख रहे हैं तो हम लोग सी भी देखते हैं। यह संविधान के उद्देश्य को परिभाषित करता है। अब संविधान का जो उद्देश्य है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन करता है, एक झलक दे देती है उसकी। ठीक, इसमें संविधान को अपनाने की तिथि का उल्लेख है। इट मेंशंस द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, उल्लेखन है इसका, ठीक है, उल्लेख है उसमें, तो आंसर हमारा ए है। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, छठवां क्वेश्चन, कि प्रथम भाषाई राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड। ऑप्शन ए कह रहा है 1952, बी कह रहा है 1953, सी 1954 और डी 1956। तो जो आंसर है वो है 1953, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 1953 में आंध्र प्रदेश जो है वो बना था। वो किसके ऊपर बना था? भाषाई राज्य, यानी एक तरफ का जो लिंग्विस्टिक स्टेट, उसके आधार पे, भाषा के आधार पे ये नया स्टेट बनाया गया था 1953 में। लेकिन बाद में इसकी बाउंड्रीज़ में भी बदलाव किए गए। और अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो कब पारित हुआ था? वो 1956 में हुआ था, 56 में हुआ था, ठीक, 1956 में। लेकिन आंध्र प्रदेश का जो फॉर्मेशन था वो 1953 में ही हो गया था। बाद में इसकी बाउंड्रीज जरूर बदली गई, लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश बन चुका था। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो 1956 में बना। ओके, आंसर क्या है हमारा? बी 1953, 1953। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का व्यक्ति भारत का नागरिक बन गया प्रारंभ में, जनवरी 1950 को, यानी कि जब 1950 को जनवरी में 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक घोषित कर दिया गया, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया इट्स कमेंसमेंट, यानी कि जनवरी 1950 में। हमारे ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन कह रहा है कि भारत में अधिवासित लोग, यानी पर्सनस डोमिसाइल्ड इन इंडिया, जो रह रहे थे उस समय, और जो लोग पाकिस्तान से चले गए, यानी पाकिस्तान से चले आकर के यहाँ पे कहाँ पर आ गए? अपने इंडिया में आ गए लोग, ठीक। और जो तीसरा कह रहा है वो कह रहा है जो लोग पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में लौट आए, ठीक। अब पाकिस्तान जो लोग चले गए थे लेकिन वापस फिर से वो लोग वापस आ गए भारत, तो उन लोगों को कह रहा है कि वो लोग भारत के नागरिक घोषित किए गए। चौथा कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, तो उनको भी भारत का नागरिक उसमें घोषित किया गया था। तो अब क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कोड के से सही विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कौन सा हमारा जो है क्वेश्चन क्या था हमारा? कौन से ग्रुप, यानी कौन सी कैटेगरी ऑफ पर्सन बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन सी कैटेगरी? 4 कैटेगरी हम लोग को बताई गई थी, ये 4, तो कौन सी कैटेगरी के लोग जो थे वो भारत के नागरिक बन गए थे? तो आंसर ये है कि इन चारों ग्रुप के लोग इंडिया के सिटीज़न डिक्लेयर हो गए। तो हमारा क्या है? चारों कहाँ पर दिया हुआ है? देखिए दिया हुआ है उपरोक्त सभी, 1 2 3 4, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव, ये हमारा आंसर है। क्योंकि इसके पहले जो 4 कैटेगरीज दी थी वो चारों के 4 कैटेगरीज जो इंडिया के नागरिक घोषित कर दिए गए, सिटीजन्स घोषित कर दिए गए थे। तो हमारा आंसर क्या है? डी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत संसद की राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास निर्धारित कर सकती है? निवास निर्धारित कर सकती है कौन? संसद, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कौन से आर्टिकल के अनुसार ऐसा हो सकता है? तो जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 15।
आर्टिकल 15 और दूसरा कह रहा है आर्टिकल 16, तीसरा आर्टिकल 17 और जो डी है वो कह रहा है आर्टिकल 18। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के अनुसार जो संसद है किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास को निर्धारित कर सकती है, यानी कि जो रेसिडेंस को प्रिस्क्राइब कर सकती है। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको बाकी के अनुच्छेद के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि जो अनुच्छेद 15 है, ये अनुच्छेद 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। ठीक, यानी जो भेदभाव है वो रेस के आधार पे, अब लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे उसको प्रोहिबिट करता है। अनुच्छेद 16 के बारे में मैंने बता ही दिया, वही हमारा आंसर है। ओके, और अनुच्छेद जो 17 है यानी आर्टिकल 17 वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिशन उसका करा देता है, यानी एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर ये बात करता है। ओके, और जो डी है यानी अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल 18 वो टाइटल्स के एबॉलिशन के ऊपर बात करता है। जो टाइटल्स हैं कि कौन कौन से टाइटल्स, जो किस प्रकार से अगर कोई विदेश से भी टाइटल मिल रहा है तो क्या कोई टाइटल होल्ड कर सकता है, और अगर कर भी सकता है तो कैसे कर सकता है, और जो पुराने जो टाइटल्स थे उनको किस किस तरीके से रद्द किया गया, मतलब एक तरीके से एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कुछ शब्दों में बताया जाए तो अनुच्छेद 18 टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, लेकिन हमारा आंसर क्या है? आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के अनुसार संसद किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास निर्धारित कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली किसने कहा? हु कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज कैबिनेट सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम किसने कहा? नाम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वो बोल रहा है लॉर्ड मॉर्ली ने कहा, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है आइवर जेनिंग्स, और जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है कि सर विलियम वर्नर हारकोट ने कहा, और जो डी ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है एच.जे. लास्की ने कहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आइवर जेनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइवर जेनिंग ने कहा था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैबिनेट सिस्टम है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो मानते थे, और ऐसा है भी, जो कैबिनेट है वो पूरे एक तरह से कहा जाए पावर का न्यूक्लियस है पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। पार्लियामेंट्री सिस्टम में यानी जो संसदीय प्रणाली है उसका न्यूक्लियस है, केंद्र है। ओके, इसीलिए आइवर जेनिंग्स ने ये बात कही थी। और आइवर जेनिंग्स थे कौन? आइवर जेनिंग्स जो थे वो एक ब्रिटिश लॉयर थे और एक समझ लीजिए पॉलिटिकल थिंकर भी थे। ब्रिटिश लॉयर और पॉलिटिकल थिंकर्स थे। कौन? आइवर जेनिंग्स। ठीक, आंसर हमारा बी है। ओके, बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और आदर्श निम्नलिखित संविधान या संविधानों में से किससे प्रभावित है या ली गई है? ओके, द लैंग्वेज एंड आइडियल्स ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड और बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन? जो प्रीएम्बल है वो किससे इंस्पायर्ड है या किससे मतलब इन्फ्लुएंस्ड है, किससे बोरो किया गया है, किससे लिया गया है? अब कह रहा है पहला यूएसए से, दूसरा कह रहा है फ्रांस से, तीसरा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से। तो आंसर जो हमारा है वो होगा तीनों से लिया गया, कुछ ना कुछ इंस्पायर है। अब देखिए अमेरिका के बारे में बता दूं कि अमेरिका जो था वो पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस किया। प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना को इंट्रोड्यूस किया। ठीक, तो इस तरीके से ये भी प्रीएम्बल से हम लोग का जो अपना भारतीय संविधान है इंस्पायर्ड है, क्योंकि हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल रखा है। और दूसरा जो है वो है फ्रांस। अब फ्रांस से भी इंस्पायर्ड है क्योंकि फ्रांस की जो लिबर्टी और फ्रीडम का जो थॉट है वो हमारे ये प्रीएम्बल में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से किस तरीके से इन्फ्लुएंस है? ऑस्ट्रेलिया की जो भाषा है, द लैंग्वेज जो है, वो तरीका जो है जिसमें प्रस्तावना लिखा गया है वो उस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तीनों, 1 2 3 ऑल। ओके, देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है 1 2 3। 1 2 3 किस में है? डी में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है 1 2 3। ओके, डी करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें 1 2 3 तीनों है। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और इस सीरीज़ को भी शेयर कर सकते हैं आप। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही एकदम आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो और किस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियोस, आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। हम लोग उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और बल्कि बनाएंगे भी। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी जिगर सक्सेस। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।